नमस्कार दोस्तों। सरकारें तंत्र से चल रही हैं। सरकारें ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अपराधी चला रहे हैं, गैंगस्टर चला रहे हैं और नतीजा यह हो रहा है कि भारत की बदनामी न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर तमाम दुनिया में हो रही है। एशिया में ही नहीं, यूरोप में भी हो रही है और अमेरिका में भी हो रही है। भारत को एक गैंगस्टर कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार एक गैंगस्टर की तरह काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के गैंगस्टर की तरह काम करने से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और इसी का नतीजा है कि अब वो राहुल गांधी की सदस्यता फिर से खाना चाहते हैं। उसके लिए साजिशें रची जा रही हैं। साजिशें रची जा रही हैं कि देश के अंदर कैसे अशांति पैदा की जाए, समाज को आपस में लड़ाया जाए और लड़ा करके अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए। किस तरीके से चुनावी मशीनरी को चोरी कर लिया गया है, डाका डाल दिया गया है। किस तरीके से चुनाव आयोग से लेके तमाम संस्थाएं, जांच एजेंसियां, सब सिर्फ गुलामों की तरह से रीढ़ विहीन व्यवहार कर रहे हैं। यह हालात देख के तरस आता है कि हमने कौन सा लोकतंत्र बनाया था, वह संविधान बनाया था, गणराज्य बनाया था, जिसमें हर किसी के लिए एक स्पेस दिया गया था। वह स्पेस छीना जा रहा है। बहरहाल इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, बिल्कुल धारा के विपरीत होने के बावजूद, गांधी परिवार ही एकमात्र ऐसा है जो न डिग रहा है न गिरता दिख रहा है। वो लड़ने को तत्पर है, हर हाल में लड़ने को तत्पर है और इसके लिए वो हर वह काम कर रहा है। अब तो राहुल गांधी का साथ देने के लिए गांधी नेहरू परिवार की 16वीं संसद सदस्य के रूप में प्रियंका गांधी आ गई। और यदि कहें इस देश के लिए शहादत देने वाले, इस देश के लिए अपना बलिदान करने वाले, अपना जीवन बलिदान करने वाले परिवार की 5वीं पीढ़ी, महिलाओं की 5वीं पीढ़ी भी इस देश के आंदोलन में आ गई है। चाहे स्वरूप रानी नेहरू रही हो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां और मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी थी। वो लाठी खा करके मरी थी इस देश के आंदोलन में। उनकी अपनी पत्नी रही हो कमला नेहरू, जिन्हें किस तरीके से पेट में लाठी पड़ी थी और उस चोट से उनको जो मृत बच्चा पैदा हुआ, उस दर्द को वो झेलती। उसके बाद में उन्हें जेल डाल दिया गया और टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दिया गया। नतीजतन वो जब निकली तो टीबी की मरीज हो चुकी थी और फिर बीमारी की हालत में, बुरी हालत में जाकर के उनकी मौत हो गई। फिर हमने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी 13 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार हुई थी। बाल सेना बना के देश के आंदोलन के लिए लड़ रही थी और वो देश की प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी आई, जो विदेशी धरती से आई थी लेकिन पूरी तरीके से भारतीय संस्कार संस्कृति को अपनाया और अपने पति के शहीद होने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो देश छोड़ के नहीं जाएंगी। जिस धरती में उन्होंने अपने राजीव को खोया है, उसी में अपने खून को शामिल करेंगे। इतनी बड़ी सोच। प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया 1991 में। फिर उसके बाद में उन्होंने 2004 में पद ठुकराया, 2009 में ठुकराया, वो सोनिया गांधी। और उनके बाद में 19 साल की उम्र में वह लड़की जो अपने पिता के छत बिछत टुकड़े टुकड़े बटोर करके उनके शव को लेकर के दिल्ली आई थी। सोचिए, वो लड़की 35 साल तक अपनी मां, अपने भाई के चुनाव को कैंपेनिंग करती रही, कांग्रेस पार्टी के लिए करती रही
और अब वो सांसद बन के आई है। 4 लाख से अधिक वोटों से जीत करके आई है। तो अब आप सोचिए, तो निश्चित रूप से वो संघर्ष मुद्रा में पहले ही दिन दिखाई दी और वही केरल की साड़ी के साथ दिखाई दी जब उसने शपथ ली। तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे संसद में गूंज उठे। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। जी हां, लेकिन यह परिवार के खिलाफ साजिश तब से हो रही है आजादी के पहले से। कभी मोतीलाल नेहरू के खिलाफ साजिश होती थी, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ होती थी, कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ होती थी, कभी राजीव गांधी के खिलाफ होती थी, कभी सोनिया गांधी के खिलाफ होती थी और अब राहुल गांधी के खिलाफ हो रही। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने के लिए एक मानहानि के केस में उन्हें कन्विक्ट कराया गया था, घर छीना गया, सब कुछ छीना गया, फिर भी वो बिंदास लड़ता रहा, डरा नहीं, डिगा नहीं, क्षमा नहीं मांगी और अब फिर झूठे तरीके से, गलत तरीके से उसकी सदस्यता रद्द कराने का भी ड्रामा अदालत के थ्रू किया जा रहा है। क्योंकि अदालतों में अब संघी बैठे हैं, उनके जरिए मनमानी काम किए जाते हैं। राहुल गांधी 2004 से देश के सदस्य हैं संसद के और जन्मजात नागरिक, उनकी नागरिकता कहते हैं ब्रिटिश नागरिकता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, वो रची जाती हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, जो रचनी है रचिए, वो लड़ा है। राहुल गांधी के खिलाफ ये साजिशें क्यों रची जाती हैं? क्योंकि वही तो हैं जिन मुद्दों पे कोई नहीं घेर पाता, उन पर घेरते हैं। वो अडानी अंबानी की लूट पर घेरते हैं। जिस तरह अडानी ने पूरे देश को लूटा है, लूट करके पूरा एक तंत्र तैयार किया है और भाजपा की सरकार में मालिक की तरह से व्यवहार करते हैं और मालिक बनके आदेश कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो पॉलिसी बनती, नीति बनती है, उनके मुताबिक ही सब कुछ होता है। तो यह है पूरी नीति। इसके बाद राहुल गांधी उस पर खुलासा करते हैं। तमाम जगह दुनिया भर में जो भारत की भद्द पिट रही है उसके कारण उसको लेकर के घेरते हैं। इसीलिए परेशानी है, संसद नहीं चल पा रही, लेकिन मोदी उन पर जांच नहीं कराएंगे। यदि आप चोर नहीं है तो क्यों नहीं जांच कराते हैं? राजीव गांधी पे आरोप लगा, जांच हुई, इंदिरा गांधी पे लगा, जांच हुई और इसके अलावा किसी पर भी लगा तो जांच हुई। राहुल गांधी पे आपने आरोप लगाया, जांच हुई। आज तक एक चीज नहीं निकाल पाए। 11 साल से आपकी सरकार है, तो फिर आपने उनके बहनोई, बहन सब पर किया, एक आरोप नहीं निकाल पाए। तो यानी आप सिर्फ और सिर्फ झूठे हैं। लेकिन आपके खिलाफ जो आरोप है उन पे आप जांच कराने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप ही तो हो और गैंगस्टर्स पालते हैं, विशेष आदेश करके पालते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी देश की जांच एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती, कोई तलब नहीं कर सकता है। इस तरह की स्थिति है और यह आदेश गृह मंत्रालय ने दिया है और उससे साबरमती जेल में दामाद की तरह से रखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने और वो पूरे देश में वसूली का तंत्र चला रहा है। तो आप समझ लीजिए, सीबीआई ने यही तो कहा था अदालत में कि अमित शाह राजनीतिज्ञों, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और तमाम
गैंगस्टर्स के माध्यम से वसूली तंत्र चलाता है, तभी तड़ी पार हुआ था और आज भी वही हो रहा है। तो तड़ी पार की सरकार होगी, यही होगा। और इन सब को लेकर के कैसे समाज में नफरत फैलाई जाए, लड़ाई कराई जाए जिससे ये हो। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की जमानत के पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, वो दुबे है, अनुराग दुबे, और उसके मामले में उनका वकील कहता है कि साहब यूपी पुलिस बड़ी बदमाश है, झूठा दूसरा केस कर देगी और ऐसे करके गिरफ्तार कर लेगी। तो अदालत ने कहा अपने डीजीपी को बता देना कि कायदे से रहें, नहीं तो ऐसा आदेश देंगे कि जिंदगी भर के लिए सबक हो जाएगा। यहां तो ये कह रहे हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि संभल में जो अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से निर्दोषों को मारा गया है, इस पर कुछ बोलेगा। वहां निचली अदालत ने जिस तरीके से कानून की हत्या करके आदेश दिया है, उस पर कुछ बोलेगा। क्या अदालत बोलेगी कि ज्ञान व्यापी पे किस तरीके से जो पूजा स्थल अधिनियम है 1991 का, उसे किस तरह से निष्प्रभावी करके अवैध तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं, किस तरीके से मथुरा में आदेश दिए जा रहे हैं, किस तरीके से और तमाम जगह आदेश दिए जा रहे हैं, अब तो अजमेर में भी आदेश दे दिए गए। तो लगातार यह खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? वो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, उस पर हमला होगा और इस तरीके से साजिश रची जाएगी। तो अदालत यहां नहीं बोल पाएगी। अदालत की स्थिति यह हो गई है कि वो ब्राह्मणवाद का शिकार हो गई है, पुलिस ब्राह्मणवाद का शिकार हो गई है, सरकार ब्राह्मणवाद का शिकार हो गई है। और पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उसका रास्ता खोल दिया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साजिशें रचते थे और साजिश रच के लड़ाने का काम करते थे, उसकी राजनीति करते थे, उसी तरीके से न्यायपालिका के माध्यम से डीवाई चंद्रचूड़ ने वही काम किया है। और ये लोग हिंदू के नाम पर तमाम जगह पे दंगे फसाद कराते हैं, नफरत फैलाते हैं और ये धंधे कर रहे हैं। आप सोचिए, इस तरह का खेल चल रहा है। तो ये ब्राह्मणवाद रक्त पिपासु होकर के खड़ा है। और ये ब्राह्मणवाद क्या है? मोदी का वही मनुवाद, वही अदालत, क्योंकि यहां सब जगह वही वर्ग है जो सालों साल से, सदियों से सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है। उसके लिए खेल किया जाता है। मारे जाते हैं निर्दोष, छोटे, निरीह, गरीब, पसमानदा, छोटे बड़ों के आगे जाके यही नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो जाता है उन मुसलमानों के जो बड़े रिचेस्ट हैं या जो बड़े ताकतवर हैं। लेकिन वहां उन गरीबों पे गोलियां चलाई जाती हैं, पुलिस हत्यारी बनकर होती है, प्रशासन क्लीन चिट देने के लिए खड़ा होता है और न जाने क्या क्या। अदालतें तो आप देख ही रहे हैं, उस तरह से व्यवहार कर रही हैं जैसे नाजी अदालतें करती थी, यानी हिटलर की अदालतें करती थी कि साहेब अदालत भी तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा, सब कुछ ठाकुर का कुआं है और ठाकुर के कुएं से कोई और पानी नहीं पिएगा। तो वह हो रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखें, इसी तरह की साजिशें बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी ने रची जिससे हिंदू मारे जाएं। हिंदुओं के ऊपर हमला क्यों हो रहा है वहां? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने, आरएसएस ने वहां साजिश रची। उसमें जो बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया चिन्मय प्रभु इस्कॉन मंदिर का, उससे अब इस्कॉन ग्रुप ने ही, समूह ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया इससे हम, इसकी गतिविधियों से, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये जो कर रहा है नफरत की भावना से और जिस तरीके से काम कर रहा है, गद्दारी का काम कर रहा है, लड़ाने का काम कर रहा है, इससे हम सहमत नहीं है। और ये किसी और के इशारे पर कर रहा है। और किसी और कौन है? ये वही है जो वहां पर हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे हैं, जिससे उसकी भावना का लाभ यहां भारत में ले सके, भावनाओं को भड़काया जा सके। यहां पर
यहां के अल्पसंख्यकों को मारेंगे, वहां पर वहां के अल्पसंख्यकों को मरवाएंगे, जिससे उसका लाभ यहां पर बहुसंख्यकों से मिले, भावनाओं से मिले। यह साजिश रची जा रही। इससे आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। यह खेल चल रहा है और फिर सत्ता के लिए चुनाव चोरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइज ने 19 अक्टूबर 2024 को मतदान के बहुत पहले, चुनाव पहले, घोषणा पहले शिकायत दी थी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हर सीट पर 10,000 कम से कम वोट कांग्रेस और इनके काट दिए जाए। उसकी साजिश की गई, यानी 10,000 वोट काटने का काम किया गया और दूसरी तरफ अपने वोट जोड़ने का काम किया गया। उसके लिए फर्जी वोट बनाए गए और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था कि 30 लाख से अधिक उनके समर्थक वोट काटे जाएंगे और वही हुआ और 32,80,000 वोट काट दिए गए। और एमबीए के जो ये वोट काट दिए गए, एमबीए ने यह भी कहा था इस गड़बड़ी में, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी में ये सारे खेल चल रहे हैं। और उसी में हुआ 47 लाख वोट जो है, जो लोकसभा चुनाव के समय में नहीं थे। 5 साल में टोटल जो वोट बने थे वो 37 लाख बने थे 2019 से 2024 तक। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस और उसके गठबंधन की जीत हुई तो इन्होंने 47 लाख वोट और बढ़ाए। कांग्रेस और उनके 32 लाख से अधिक, मतलब राउंड फिगर में 33 लाख वोट काटे और यहां पर इनके 47 लाख वोट अपने बढ़ा लिए। तो यह खेल किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के 3 मुख्य दलों के वोट जो है 67,70,000 बढ़ गए। तो यह खेल इन्होंने किया। इसके बाद आप देखें इनका जिस तरीके से इजाफा होता है। फिर ये जो लाड़की बहना योजना थी, उससे उम्मीद की जा रही थी कि 2 से 3% वोट बढ़ेगा, तो उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें आप देख लीजिए, जो 630 लाख वोटरों ने मतदान किया था, उनमें 3% का मतलब हुआ 20 लाख। और जब 67.7% वोटों की बढ़त जो बीजेपी एलाइज की हुई, उसमें 47 लाख नए मतदाता को यदि हटा दे तो 20.7 लाख होती है संख्या। यानी वही है जो कहा गया। और इसके बाद में आप देखिए, एनसीपी अजीत पवार को 58 लाख वोट मिलते हैं और 41 सीटें मिल जाती हैं। और शरद पवार को कि एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिलते हैं, लेकिन उन्हें 10 सीटें मिलती हैं, जबकि 39 सीटें ऐसी थी जिसमें वो आमने सामने लड़ रहे थे, जिनमें 33 सीटें एनसीपी अजीत पवार ने जीत ली। इसी तरीके से जो इन्होंने खेल किए, जो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी, उसको लोकसभा के बनस्पत विधानसभा में 47,01,000 वोट कम मिले, वही वोट जो बढ़ाए गए। यानी अब खेल समझिए पूरा, यह खेल है। इसको पकड़ा कैसे गया? 19/10/2024 में शिकायत की गई थी, उसकी पुष्टि करती है कि तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई और उसमें बताया गया कि कैसे फर्जी आधार कार्ड और सब बनवा के भाजपा के लोगों ने वोट बढ़वाए थे। तो यह इस बात का सबूत है। और इसी तरीके से निर्मला सीतारमण के पति पराकल प्रभाकर ने भी कह दिया कि जो 76 लाख वोट बढ़ा है, वो पूरा खेल भाजपा ने रचा है। तो यह सारे खेल, तो ये चुनाव भी लूटते हैं, चुनाव आयोग सुनता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी वही नफरत वाले लोग बैठे हुए हैं। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और सारी जगह इन्होंने अपने लोग बैठा के इस तरह से कब्जा किया है। एक तरफ नफरत फैलाते हैं, पैसे बांटते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, अपराध करते हैं और फिर हमें आपको मारने के लिए तुले होते हैं। यही सच खोलने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ ये दुश्मन बन के खड़े होते हैं। तब अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं और
खुशी की बात यह है कि इस पूरी कड़ी में आदिवासियों को ये नहीं खरीद पाए। मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ नहीं हो सकती थी स्थानीय सरकार होने के कारण, इसलिए हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो अब आपको सावधानी से इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। समझिए, लड़ाई बड़ी है। एक तरफ हर कुकर्म करने वाला, साजिश करने वाला और हत्यारा खड़ा है, वह ब्राह्मणवाद खड़ा है। दूसरी तरफ पीड़ित, बगैर संसाधनों के और वैसे लड़ने वाले लोग। साथ तो जनता को देना पड़ेगा, तन मन धन तीनों से। जय